साथियों, आज मैं आपको विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना के संबंध में जो कानून व्यवस्था के प्रबंध हैं व सुरक्षा संबंधी जो निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराऊंगा। वह समय आ गया है कि जिसका सभी को इंतजार है। बड़ी बेसब्री से सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे काउंटिंग की। तो मतगणना के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उसके बारे में मैं अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो निर्देश देने हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। इसमें हमारे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं वो भी इसमें हमें जो मिली हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना ये 10/3/2022 को होगी। इसके लिए सभी जगह जहां ईवीएम जमा कराई गई हैं उसी स्थान पर सभी जनपदों में काउंटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसमें सबसे पहले मतगणना केंद्र का जो चयन है वो कर लिया गया है। इसमें टेबल्स किस प्रकार से लगाई जाएंगी, उसके क्या अरेंजमेंट्स होंगे वो मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक मतगणना हॉल का एक द्वार इसमें एंट्री का होना चाहिए, एक एग्जिट का। इसमें प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों अलग अलग होने चाहिए। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि यदि हॉल बड़ा है तो प्रत्येक विधानसभा का हॉल अलग होना चाहिए। या तो इसमें परमानेंट पार्टीशन है तो ठीक है, अन्यथा टेम्परेरी पार्टीशंस भी लगाए जाते हैं, जिसके लिए प्रेफरेबली हम आपको एडवाइस करेंगे कि सीजीआई की शीट के जो पार्टीशन है वो बना दिए जाए। लेकिन अगर कहीं टेम्परेरी पार्टीशन सीजीआई शीट का लगाया है तो उसमें हमें फिर सुरक्षा के प्रबंध भी करने होंगे। दीवार के दोनों ओर सुरक्षा के लिए कर्मी लगाने होंगे। मतगणना केंद्र की बैरिकेडिंग की जानी है और ये बैरिकेडिंग हमें 3 कॉर्डन्स में करनी है, जिसमें सबसे पहले हमारा आउटर कॉर्डन है जहां वाहन आएंगे, जहां से अलाइटिंग पॉइंट बनाया जाएगा और उसके बाद जो एंट्री होगी वहाँ डीएफएमडी लगाए जाएंगे। एचएचएमडी से हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से उनको चेक किया जाएगा। उसमें महिलाओं को चेक करने के लिए अलग से स्टाफ लगाया जाएगा, महिला कर्मी, और साथ ही उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जो एनक्लोजर बने जाते हैं, एनक्लोजर्स के अंदर ही उनकी फ्रिस्किंग की जाए और इसमें उनकी गरिमा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये सबसे पहले जो आउटर कॉर्डन है वहाँ चेक होगा। ये ऐसा स्थान होगा कि जहाँ से आगे हम किसी भी प्रकार के वाहन को परमिट नहीं करेंगे। वहाँ पार्किंग बनाई जाएगी और उसके बाद पैदल ही उसमें अंदर आना होगा। उसके बाद एक इनर कॉर्डन बनाया जाता है जहाँ पुनः वहाँ पर चेकिंग होगी और आई कार्ड, पहचान पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सभी देखे जाएंगे। उसमें कौन कौन आ सकते हैं, जो अधिकृत व्यक्तियों की सूची है उसके बारे में भी आपको देख लेना है कि जो ईसीआई के ऑफिशियल्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, एआरओ हैं, काउंटिंग के लिए जो इतने भी पर्सनल लगाए हैं या माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए हैं वो सब अंदर आ सकते हैं, लेकिन उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, ड्यूटी कार्ड होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पुलिस के पर्सनल हैं जिनको ड्यूटी कार्ड मिलेगा वो अंदर आ सकते हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई लैपटॉप, मोबाइल, वीडियो कैमरा आदि ये अंदर अधिकृत नहीं रहेगा। अगर कोई लेकर आता है तो उसको वहाँ अपने कम्युनिकेशन सेंटर, जो मीडिया सेंटर बनेगा, वहाँ जमा कराना होगा। किसी भी मतदान जो मतगणना का जो हॉल है उसके अंदर कहीं भी किसी भी तरह की फोटोग्राफी इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अलाउ नहीं की जाएगी। हाँ, इसमें एक वीडियोग्राफी का जो प्रोविज़न है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि जो मतगणना का प्रत्येक स्टेज है उसकी वीडियोग्राफी होनी है। जैसे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा उस समय वीडियोग्राफी होगी और लगातार चलेगी। जो रास्ता स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्र तक जो आएगा उसके भी स्थान की बैरिकेडिंग की जाएगी, जिससे कि कोई क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। एक असेंबली का जो ईवीएम्स आ रही हैं वो दूसरी असेंबली से, उसमें क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अंदर ऐसे रास्ते में जो बैरिकेडिंग की जाएगी उसके अंदर नहीं घुस सकता है। तो ये व्यवस्था बैरिकेडिंग की भी की जाएगी और साथ ही
प्रत्येक स्टेज की, जैसे मैंने स्ट्रांग रूम का बताया, स्ट्रांग रूम का, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ईवीएम का, काउंटिंग सेंटर तक, टेबल तक, उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जो कैमरा है ये अलाउ रहेगा, बाकी इसके अतिरिक्त कोई कैमरा अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ जो नियंत्रण कक्ष है उसमें मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी, वायरलेस सेट, टेलीफोन और संचार सुविधाओं से युक्त एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा। उसमें जो भी मतगणना के लिए हमारे कर्मचारी लगेंगे उनकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी बनाई जा रही है। लगभग ये मानकर चल रहे हैं कि जब मतगणना होगी वो 3 शिफ्ट तक समाप्त हो जाएगी। और 3 शिफ्ट में कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी मुझसे पूछ रहे थे कि किस प्रकार से ये 3 शिफ्ट के लिए तो स्टाफ नहीं हो पाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि 3 शिफ्ट, जो पहली शिफ्ट आएगी उसके बाद दूसरी शिफ्ट अलग कर्मचारी होंगे, लेकिन तीसरी शिफ्ट वही शिफ्ट हो सकती है जो पहली शिफ्ट में कर्मचारी लगाए गए हैं। इस प्रकार से, और इसके लिए एक और व्यवस्था आप कर सकते हैं, ये सभी पुलिस अधीक्षकगण को मेरा सुझाव है कि वो ये देख लें, अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी बातचीत कर लें कि वो मजिस्ट्रेट की किन की ड्यूटी लगा रहे हैं। उनसे मिलकर आप जो ड्यूटी लगाइए, जहाँ भीड़ का नियंत्रण की करना, जैसे आउटर कॉर्डन पर है वहाँ एक प्रभारी राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, पुलिस का भी और मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए। इसी प्रकार इनर कॉर्डन के भी प्रभारी होने चाहिए। हर असेंबली की जो काउंटिंग हो रही है उसके लिए भी एक प्रभारी राजपत्रित अधिकारी आपको लगाना चाहिए। इसमें विशेष बात यह है कि हर बार ये गाइडलाइन दी जाती है कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल या सुरक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति अंदर काउंटिंग सेंटर में टेबल तक नहीं जाएगा। तो हमारी जो ड्यूटी रहेगी पुलिसकर्मियों की वो गेट तक रहेगी। जो मतगणना का जो कक्ष है जहाँ टेबल लगी हुई है उसका जो गेट है, प्रवेश द्वार और निकास द्वार, वो लगातार वो ARO के संपर्क में रहेंगे। यदि उन्हें अंदर बुलाया जाता है किसी समस्या को निपटने के लिए तब वो अंदर जाएंगे, सामान्यतः वो अंदर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो मतगणना नियंत्रण के लिए जो अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है उसके लिए मैं आपको ये सुझाव दे दूं कि आप कोशिश कीजिए कि एक बड़ा पंडाल या बड़ा हॉल काउंटिंग सेंटर के पास में देख लें और वहाँ सभी कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी लगाई है वहाँ ब्रीफिंग करें, उनको वहाँ पर रिहर्सल के लिए लगाएं। उसके बाद डीब्रीफिंग करें, जो भी प्रॉब्लम रिहर्सल के दौरान आती है उसको डीब्रीफिंग के दौरान निस्तारित किया जाए। और इसमें मैं चाहूँगा कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सभी मिलकर इस रिहर्सल को करें, जिसमें काउंटिंग के लिए भी जो स्टाफ लगाया गया वो भी इस रिहर्सल को करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा, हम पहले से ही तैयारी की हालत में रहेंगे, अगर कोई समस्या आने वाली है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। मतगणना के लिए जितने भी पुलिस के कर्मी लगाए गए हैं उनको कोशिश करें कि एक ही जगह वहीं कैंप करा दें, क्योंकि बार बार आना जाना करेंगे तो उससे अनावश्यक उनकी गाड़ी आना आवागमन के लिए जो है समय भी उसमें बर्बाद होगा और उनका खर्चा भी होगा। तो मैं चाहूँगा कि उनका खाने पीने, जलपान आदि का प्रबंध वहीं कर दिया जाए, मैस चलवा लिया जाए, वो सब जो सुविधाएं जो उनको चाहिए वहीं पर मुहैया कराई जाए, जिससे कि बार बार उनका कहीं बाहर आवागमन ना हो। क्योंकि ये भी प्रावधान है कि जो काउंटिंग के लिए जितने भी मतगणना के एजेंट अंदर जाएंगे या कर्मचारी रहेंगे वो एक बार प्रवेश करने के बाद तभी निकलेंगे जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले अगर आना जाना करते हैं तो उसके लिए उनको ARO या RO की अनुमति लेनी आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति एक विधानसभा से दूसरी की तरफ, एक टेबल से दूसरी की तरफ नहीं जाएगा। हर टेबल के लिए कैंडिडेट को, पार्टियों को बताया गया है कि वो टेबल वाइज अपना पोलिंग के इसके लिए मतगणना के लिए एजेंट नियुक्त कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा एजेंट पोस्टल बैलेट्स के लिए भी कर सकते हैं जहां पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ किसी भी प्रकार का अनावश्यक मूवमेंट बार बार इधर उधर नहीं होने देना है। तीनों शिफ्ट की जो कर्मचारी हैं उनको एक ही समय पर आप बुला लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो दूसरी शिफ्ट आएगी उसको थोड़ा एडवांस बुला लीजिए और वहीं पर रखिए। उससे क्या होगा कि कुछ लोग रेस्ट में रहेंगे, जब उनको रेस्ट पे जाएंगे तो वो कम से कम रिजर्व का काम करेंगे और पूरा मूवमेंट आपको नहीं कराना पड़ेगा। ये तीनों शिफ्ट के कर्मचारी वहीं पर रहेंगे, उन्हीं में से तीनों शिफ्टों को चलाइए। एंटी सैबोटाज चेक, प्रत्येक मतगणना केंद्र परिसर का नियमित रूप से एंटी सैबोटाज चेक किया जाएगा और ये मतगणना प्रारंभ होने से पहले किया जाएगा और उसके बाद बीच बीच में भी कराया जाएगा।
जिससे कि कहीं भी कोई ऐसी आशंका ना रहे कि कोई बम आदि आईडी वगैरह ना लगा दे। तो इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कोई मोबाइल या कोई इस तरह के इक्विपमेंट वहाँ पर ना लगा रखे हों। अगर आप एंटी सबोटाज चेक करेंगे तो वो पकड़ जाएगा। प्रवेश द्वारों पर प्रशिक्षित महिला और पुरुष कर्मी HHMD और मेटल डिटेक्टर के साथ ये ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। उसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल की कार्रवाई करेंगे, जिसमें मतगणना केंद्र पर मैंने बताया आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन। आइसोलेशन कॉर्डन वो होगा जहां टेबल्स लगे हुए हैं, उसका जो भी कक्ष बनाया गया है, जो हॉल है, उसके जो दरवाजे हैं, जो प्रवेश द्वार है, वो उसका एक्सेस कंट्रोल के लिए हमारा ये आइसोलेशन कॉर्डन का हिस्सा होगा। उसके बाद उसके बाहर इनर कॉर्डन बनाया जाएगा और आउटर कॉर्डन सबसे बाहर रहेगा। मतगणना एजेंट जो है वो फोटो युक्त अधिकृत पहचान पत्र धारण करेंगे और बिना पहचान पत्र के मतगणना केंद्र की सुरक्षा का प्रथम घेरा कदापि पार नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए सभी कर्मियों की पहचान के लिए उन्हें पहचान पत्र दे दिए जाए। और ये जो पहला बाहरी कॉर्डन जो मैंने बताया, जैसे गाड़ी से उतरेंगे और पैदल चलना शुरू होंगे, वहीं पर बाहरी कॉर्डन पर ही इसका सत्यापन कर लिया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार के पास इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि मतगणना में लगी सभी कर्मियों व उम्मीदवार एजेंटों की तलाशी, फ्रिस्किंग कर ली जाए और यह कार्य स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा। इस चेकिंग के दौरान शालीनता व शिष्टता का अवश्य ध्यान रखा जाए। नियमों को दृढ़ता से पालन कराना है, लेकिन आपको विनम्र भी रहना है। कहीं भी कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। व्यवहार की शिकायतें मैं चाहूँगा कि नहीं आनी चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार के पास इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि मतगणना में लगे सभी कर्मियों व उम्मीदवार एजेंटों की जो फ्रिस्किंग होगी, उसमें यह ध्यान रखा जाए कि महिला उपनिरीक्षक व महिला आरक्षी भी लगाए जाएं, जिससे कि महिलाओं की शालीनतापूर्वक फ्रिस्किंग की जा सके। मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्रित हो जाती है और ये सबसे बड़ी समस्या है। पूरे मतगणना के दौरान लोगों में उत्सुकता बनी रहती है, वो भीड़ के जत्थे बनाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो ये भीड़ कदापि नहीं लगने देनी, क्योंकि आपस में वो कई पार्टियों के समर्थक होते हैं, वो आपस में भिड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भीड़ मिलती है, वहाँ चेक कीजिए। PS सिस्टम के साथ एक अधिकारियों की टीम और कर्मचारियों की ऐसी रहनी चाहिए जो लगातार उनको सचेत करते रहें और वहाँ से हटाते रहें। पार्किंग भी बेतरतीब कर देते हैं, पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, साथ ही एम्बुलेंस, इसकी सुविधा होनी चाहिए और इनका मार्ग बिल्कुल खुला रहना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके से अवरुद्ध ना होने दिया जाए। तो ये जितने भी हमारे इस प्रकार के लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं, उनको समझाया बुझाया जाए और वहाँ एकत्र ना होने दें। और ये कार्रवाई प्रत्येक वहाँ का चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, बीट कांस्टेबल, उनको चाहिए कि आसपास ऐसी भीड़ बिल्कुल एकत्र ना होने दें। यही समस्या का कारण बन जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम देखते रहते हैं मूक दर्शक बनकर, वहाँ भीड़ एकत्रित होती रहती है, तब तक नहीं कहते, जब समस्या आने लगती है तब उनको दौड़ाना शुरू करते हैं। कहीं लाठी डंडे से दौड़ाएंगे, कहीं उनके साथ बल प्रयोग कर रहे हैं, तो वो फिर अच्छे उसमें जो है सीन्स नहीं देखने को मिलते। इस तरह का कोई सीन ना क्रिएट किया जाए कि हम पहले होने दें अव्यवस्था को और उसको बाद सही कर रहे हैं। अव्यवस्था नजर नहीं आनी चाहिए, उसको प्रारंभ में ही, जो हम कहते हैं निप इन बड, शुरू में ही उसको रोकना है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए रहेगा। और जो लोग एकत्र हो जाते हैं उनको टोका टाकी ये लगातार चलती रहनी चाहिए। उनके दूर दराज के जो रास्ते हैं, जहाँ से एंट्री पॉइंट्स हैं, जो मेन रोड्स हैं जहाँ से उनको लीड किया जा रहा है, वहाँ चेकिंग की व्यवस्था अगर आप बैरिकेड्स लगाकर जिग जैग बैरियर स्थापित करके करेंगे तो बहुत से लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक आसपास घूमता है, आपके आदेश का पालन नहीं करता, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आइसोलेशन कॉर्डन के अंदर ये सुदृढ़ बैरिकेडिंग की जाएगी और मैंने ये बता दिया है कि उसमें उपस्थित जो प्रत्याशी है, निर्वाचन एजेंट है, मतगणना एजेंटों पर, उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। मतगणना हॉल के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं उसको HHMD द्वारा चेक किया जाएगा और मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, इसमें भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं जाएगा। यातायात व्यवस्था व पार्किंग के बारे में जो आपका ट्रैफिक स्टाफ है उसको चाहिए कि पार्किंग नियत कर दें, 2 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स की, बड़े वाहनों की, इस प्रकार की, ताकि वहाँ सुरक्षा का भी इंतजाम रखें, किसी की गाड़ी चोरी आदि ना हो जाए, और सही तरीके से पार्किंग कराएं, जिससे कि वहाँ जो अवेलेबल स्पेस है उसका सदुपयोग किया जा सके। 2 कम से कम क्रेन
वहाँ अवश्य होनी चाहिए, और ना केवल वहाँ आउटर कॉर्डन के बाहर, बल्कि जितने भी रास्ते आते हैं जिनसे अधिकारी, कर्मचारी और बाकी लोगों को आना है, तो वहाँ पर भी क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई ब्रेकडाउन होने से जाम ना लग जाए। आकस्मिक व्यवस्थापन के लिए जैसे कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ हमें अपने रिजर्व फोर्स रखनी चाहिए, और जो फोर्स बाहर लगाया है आउटर कॉर्डन के बाहर, जिसे मैंने कहा कि भीड़ नियंत्रण के लिए, उसके पास पीए सिस्टम होना चाहिए, दंगा रोधी उपकरण होने चाहिए, और साथ ही उनको एक बार रिहर्सल जरूर करा दीजिए। मतगणना केंद्र पर अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मतगणना केंद्रों पर जिला मजिस्ट्रेट की मदद से बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था का भी प्रबंध करा लिया जाए, जैसे जनरेटर या और भी कोई पावर बैकअप होना चाहिए। एम्बुलेंस के बारे में मैंने बता दिया कि वहाँ एक एम्बुलेंस को स्थापित किया जाए, और साथ ही उसमें एक बार रिहर्सल भी करा लिया जाए कि आप जैसे ही 112 करते हैं या एम्बुलेंस के लिए 108 करते हैं, तो वो आ जाए वहाँ पर, और उसका रिस्पॉन्स टाइम भी चेक कर लें। आकस्मिक घटना से निपटने के लिए जो QRT है हमारी, जो हमेशा बनाते हैं, और रिजर्व टोली, वो असलहे के साथ सुसज्जित होनी चाहिए, जो किसी भी प्रकार के किसी हमले को या कोई आकस्मिक परिस्थिति का समुचित उत्तर दे सके। मतगणना के दौरान शांति बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। किसी भी प्रकार से किसी को वहाँ शोर शराबा या अव्यवस्था ना फैलाने दें। अगर RO किसी व्यक्ति के लिए कोई निर्देश देता, उसका पालन नहीं करता, तो उसको काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है, और इसके लिए पुलिस उनकी मदद के लिए हर समय रहे। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उन पर हमें पहले से ही हमारी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, हम लोग बाउंड डाउन करा रहे हैं। इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाए। जो अभी भी जो ऐसे व्यक्ति जिनसे आशंका हो सकती है कि वो शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ अभी से ही पाबंद कराने की कार्रवाई या अन्य जो कार्रवाई समुचित हो उसको करा लिया जाए। आवागमन के मार्गों पर नियमित चेकिंग, बाहरी तत्वों का चिन्हीकरण, अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। जो मोबाइल पार्टियां होंगी, उनसे मतगणना परिसर के आसपास के क्षेत्र का कवरेज और उसकी वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की जाए। जो बाहर लोग अनावश्यक टहलते हैं, उनकी फोटोग्राफी कर ली जाए, देखें उनमें कौन वो तत्व है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट से आपको समन्वय करना है और इसकी विस्तृत योजनाएं बनानी है। ब्रीफिंग, उसके बाद में रिहर्सल और डी ब्रीफिंग, इसके बारे में मैंने बता दिया। ड्यूटी कार्ड अवश्य जारी किया जाए। जो रिपोर्टिंग प्रणाली है उसके लिए बताया जा चुका है कि मतगणना एवं शांति व्यवस्था के संबंधी जो भी सूचनाएं हैं वो प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर वो हमें हेडक्वार्टर को बतानी है। तो इसके लिए आप लगातार हर 2 घंटे में ये सूचना देते रहेंगे। मतगणना केंद्र पर जो संपूर्ण पुलिस व्यवस्था का प्रभारी है, कम से कम एक अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को लगाया जाए, और उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक 2 या 3 हॉल के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया जाए। इसी प्रकार जो मतगणना केंद्र का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें मैंने बता दिया कि वह राजपत्रित अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर होने चाहिए। जब परिणाम की घोषणा होती है उसके बाद हमने बता दिया कि कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा, उसकी कहीं अनुमति ना दी जाए। यदि कोई निकालने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे आप सभी रिक्वेस्ट कर लें कि उनकी सुरक्षा का भी, क्योंकि आपको इंतजाम करना है, उनको बता दें कि उनको सुरक्षित घर जाने के लिए यह आवश्यक है कि वो किसी जुलूस आदि में भाग ना लें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उनका भी पालन कराना है, जिसमें प्रत्येक मतगणना हॉल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ जो जितने भी हमारे सैनिटाइजर और हमारा ये मास्क की सुविधा, ये भी देने के लिए कर्मचारियों को भी, और जो भी एंटर करता है उसको इंश्योर करना है। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, और जहाँ वेंटिलेशन, खिड़कियाँ, एग्जॉस्ट फैन आदि की व्यवस्था है, इसको भी देख लेना है। यदि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति, जिसे कोई सर्दी है, खांसी, जुकाम आदि है, ऐसे व्यक्ति को वहाँ मतगणना परिसर में प्रवेश ना करने दिया जाए। वैसे तो ज़्यादातर हमारे सभी कर्मचारी डबल वैक्सीनेटेड है और साथ ही बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं, लेकिन हमें यह इंश्योर करना है कि अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति है या कर्मचारी है, उसको वहाँ से अलग कर दें। यहाँ मतगणना के कार्य में जो भी कर्मचारी लगे हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, उनको मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स ये उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी RI लाइन की रहेगी।
और इसको जिम्मेदारी को पूरा करना है। जो काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश हैं उसमें भी ये दिया गया है कि किस प्रकार से हमें कोविड मैनेजमेंट करना है, जिसमें फैसिलिटी ऑफ थर्मल स्कैनिंग, काउंटर सेंटर्स शैल बी डिसइंफेक्टेड और सिम्टम कोविड लाइक फीवर, कोल्ड विल नॉट बी अलाउड इन काउंटिंग हॉल. Mask, sanitizer, face shield, hand gloves are to be provided to security personnel, and not more than 7 counting tables should be allowed in a counting hall. तो 7 से ज़्यादा टेबल नहीं पड़ेंगी किसी भी काउंटिंग हॉल में. इसी प्रकार से हमें पुलिस की व्यवस्था भी रखनी है. द काउंटिंग सेंटर शैल बी डिसइंफेक्टेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द काउंटिंग. 3 बार इसकी डिसइंफेक्शन की कार्रवाई करनी है. उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड पोस्टल बैलेट्स में ऑल्सो भी काउंटेड इन ए सेपरेट हॉल अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर और ARO. इस बार ये निर्देश है कि सबसे पहले जो काउंटिंग शुरू होगी वो पोस्टल बैलेट से शुरू होगी. पोस्टल बैलेट्स के बारे में अलग से आप जो कैंडिडेट्स हैं वो काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं. उसके लिए अलग से ARO, माइक्रो ऑब्जर्वर, ये व्यवस्था की जा सकती है. और पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी, लेकिन जब आधा घंटा हो जाएगा उसके अंतराल के बाद EVM की भी साथ साथ शुरू हो सकती है. ऐसा नहीं है कि जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो जब समाप्त हो जाएगी तभी EVM की होगी, नहीं. लेकिन इसमें एक प्रावधान और है कि यदि अभी EVM की काउंटिंग चल रही है और सेकंड लास्ट अंतिम पेनल्टीमेट राउंड चल रहा है, अंतिम राउंड से जस्ट पहले वाला राउंड, वो उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा जब पोस्टल बैलेट का कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो पोस्टल बैलेट वैसे तो जल्दी हो जाएंगे अमूमन, लेकिन फिर भी अगर इतना लंबा भी चलता है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, तो उस समय उस काउंटिंग को, EVM की काउंटिंग को तब रोक दिया जाएगा. उसका लास्ट राउंड तभी होगा, उससे पहले पोस्टल बैलेट की पूरी गिनती हो जानी चाहिए. लिस्ट ऑफ काउंटिंग एजेंट्स be made available by the candidate to RO by 17:00 hours on the day 3 days prior to counting. 3 दिन पहले यानी 7 तारीख तक इसको जो लिस्ट है काउंटिंग एजेंट्स की, प्रत्येक अपना जो कैंडिडेट हैं वो देंगे. नो पब्लिक गैदरिंग आउटसाइड द काउंटिंग वेन्यू ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ काउंटिंग. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. कैंडिडेट्स मे अपॉइंट रिप्लेस काउंटिंग एजेंट्स इन केस दे रिपोर्ट पॉजिटिव. अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसको चेंज कर सकते हैं, उसके आपको बदली प्रत्येक कैंडिडेट को अलाउ की जाएगी. बाकी मैंने बता दिया. नीडलेस टू ऐड दैट एनीबडी वायलेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन COVID-19 he will be liable to be proceeded against under various provisions like 51 to 60 of Disaster Management Act and 188 of IPC and other relevant sections. तो इसलिए कोई भी कोविड के जो नियम है उनका उल्लंघन ना करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो 30/4/2014 के निर्देश हैं वही कमोवेश आज तक उसमें अभी तक लागू हैं. और इसमें है कि आइडियली नॉट मोर देन 500 पोस्टल बैलेट्स में बी काउंटेड इन वन टेबल एट ए टाइम. मैक्सिमम 500 पोस्टल बैलेट काउंट होंगे एक टेबल पर. अगर इससे ज़्यादा है तो उसकी दूसरी टेबल लगानी पड़ेगी. There shall be an additional micro observer, Government of India or CPSU official for each table for the postal ballot counting. मैंने बता दिया पोस्टल बैलेट के लिए अलग से लगा सकते हैं, काउंटिंग एजेंट भी लगा सकते हैं और इसी प्रकार से ऑब्जर्वर लगेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर. If contesting candidate will be entitled to appoint a counting agent for each table provided for counting of postal ballot paper. The observer shall very closely oversee the process of counting of votes by postal ballot. इस पे लगातार वो दृष्टि रखेंगे और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को माइक्रो ऑब्जर्वर क्लोजली देखेंगे. फिर है कंप्लीशन ऑफ पार्ट 2 रिजल्ट ऑफ काउंटिंग फॉर्म 17C. Part 2 of Form 17C, result of counting with the names of all the contesting candidate and nota below the name of the last contesting candidate shall be pre-printed. ये पहले से छपा लिए जाएंगे. जो पार्ट 2 है फॉर्म 17C का, जिसमें उम्मीदवार के प्रत्येक के सामने उसकी वोट लिखी जाती है, कितनी वोट मिली है. द कमीशन हैज़ डायरेक्टेड दैट पार्ट 2 ऑफ फॉर्म C शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट यूजिंग कार्बन पेपर एंड बोथ कॉपीज शुड बी गॉट साइन फ्रॉम द काउंटिंग एजेंट्स. डुप्लीकेट में साइन कराना और प्रत्येक पे काउंटिंग एजेंट के भी साइन होने चाहिए,
जिसमें कि बैलेट का अकाउंट बनाया जाता कि कितने वोट मिली हैं। जो काउंटिंग प्रोसीजर है उसका मैंने बता दिया कि ओपनिंग ऑफ द स्ट्रांग रूम, जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। द स्ट्रांग रूम वेयर पोल्ड EVMs आर kept अंडर सेफ कस्टडी शुड बी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ RO, ARO, कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स एंड ECI ऑब्जर्वर। जिस समय स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे वो सभी मौजूद होने चाहिए, जिसमें हमारे ऑब्जर्वर हैं, कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन एजेंट हैं, ECI के सभी ऑब्जर्वर, RO, ARO। After making necessary entries in the logbook maintained for the purpose, the seal of the lock should be checked and then broken. Entire proceeding shall be videographed and due date time stamping. जो फोटोग्राफी होगी उसमें डेट और टाइम की भी स्टैंपिंग होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये सभी अधिकारी और वहाँ के एजेंट्स उनके होने चाहिए। जो काउंटिंग ऑफ एजेंट्स हैं, इसमें काउंटिंग एजेंट्स को चाहिए कि हर एक टेबल के लिए वो नामित है, वो वहीं पर सीमित रहें, इधर उधर नहीं घूमेंगे। एवरीवन प्रेजेंट इन द काउंटिंग हॉल शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ वोट। गोपनीयता वोट की बनाए रखनी है। कोई भी ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि किसने किसको कहीं वोट दिया, अगर आपको पता भी चलता है। RO should read out aloud the provision of section 128 of the Representation of People Act 1951। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की जो धारा 128 है उसके बारे में ये लाउडली पढ़कर सबको बता देंगे कि गोपनीयता बनाए रखने का उनका कर्तव्य है, इसलिए उसका वायलेशन ना करें। इसी तरह रूल 60 है, कंडक्ट ऑफ रूल्स 1961। इसमें काउंटिंग शैल भी कंटिन्यूअस, एक बार काउंटिंग शुरू हुई लगातार चलेगी, बीच में रुकेगी नहीं। नो अनऑथराइज पर्सन शुड बी इन द काउंटिंग हॉल। कोई, हम पहले से ही चेक कर रहे हैं, कोई भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश अंदर नहीं देना है। ड्यूरिंग द एंटायर काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट डिसिप्लिन एंड डेकोरम शैल बी मेंटेन्ड अंडर रूल 53 सबसेक्शन 4। द RO हैज़ अथॉरिटी टू आस्क एनीबडी टू गो आउट ऑफ काउंटिंग सेंटर इफ ही मिसकंडक्ट्स हिमसेल्फ और डिसओबेज एनी राइटफुल डायरेक्शन ऑफ द RO जिसको कहेगा कि ये व्यक्ति पालन नहीं कर रहा उनके जो इंस्ट्रक्शंस है तो उसको बाहर किया जा सकता है। तो RO को ये सब पावर दी हुई है, ARO को भी, RO को भी। तो काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स के बारे में मैंने बता दिया, ये पहले की जाएगी। और 500 बैलेट पेपर के लिए बता दिया कि एक टेबल पर होंगे। RO और ARO पहले से ही बता देंगे कौन सा वोट वैलिड होगा पोस्टल का, उसके जो आधार है उनके बारे में सूक्ष्म में बता देंगे। देयर शैल बी एन एडिशनल माइक्रो ऑब्जर्वर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सेंट्रल होगी उनका एक ऑफिसर हो सकता है। और फॉर ईच टेबल फॉर पोस्टल बैलेट काउंटिंग, इसको लगाया जाएगा हर टेबल पर। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स विल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट ए काउंटिंग एजेंट फॉर ईच टेबल प्रोवाइडेड फॉर काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स। ये मैंने बता दिया, पोस्टल बैलेट पेपर के लिए कैंडिडेट्स भी अपना एक वहाँ पर मतगणना का एजेंट रख सकते हैं। Observer shall very closely oversee the process of counting of votes by postal ballot। लगातार इसको सुपरवाइज करेंगे। In case of victory margin is less than total number of postal ballots received, then there should be a mandatory re-verification of all postal ballot। अगर जीत का अंतर, EVM से जो जीत का अंतर आया है कैंडिडेट्स का, वो अंतर अगर इतना है कि पोस्टल बैलेट की जो वोट पड़े हैं उससे कम है, तब इसकी रीचेकिंग अवश्य होगी। पोस्टल बैलेट को रीचेक किया जाएगा कि कितने हैं, उनकी काउंटिंग फिर से की जाएगी रीवेरिफिकेशन के लिए। कब? जब पोस्टल बैलेट्स की संख्या से कम मार्जिन से कोई कैंडिडेट जीत रहा है। काउंटिंग ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन EVM। अब मैं काउंटिंग कैसे की जाएगी, EVM को कैसे लाया जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ। वैसे इसमें पुलिस पर्सनल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी आती हैं जो काउंटिंग के समय पर किस बात को लेकर कि काउंटिंग हॉल के अंदर क्या हो रहा है उसको लेकर कई बार लोग अफवाह फैला देते हैं। तो लोगों को समझाने के लिए, ये बताने के लिए आवश्यक है। जैसे लोग कहने लगे कि जी पोस्टल बैलेट क्यों पहले काउंट कर रहे हैं, तो ये नियम है कि पहले काउंट होंगे। EVM क्यों नहीं साथ साथ हो रही, तो ये नियम है कि उसके आधा घंटे बाद EVM की काउंटिंग शुरू होगी। इसी प्रकार से कि सबसे पहले कौन सी EVM काउंट होगी, पहली टेबल पर कौन सी जाएगी, जो मतदान का जो केंद्र है उसकी जो संख्या है, जो सीरियल ऑर्डर है
उसी ऑर्डर में टेबल्स अलॉट की जाती हैं। तो इसमें ये नियम पहले से जो है सबको पता है, ये नियम के अनुसार कार्य हो रहा है। अगर उसके कोई उल्लंघन करता है तो इसके लिए हमारे जो आरओ हैं ऑब्जर्वर्स हैं, वो देखेंगे। अभी कई बार हो सकता पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में ही उलझे हुए हैं आरओ, लेकिन ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू की जा सकती है। मैंने बता दिया कि वहाँ एक बार वो आधा घंटा हो गया, 30 मिनट के बाद उसको ईवीएम को भी शुरू कर सकते हैं, चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई है अथवा नहीं। दूसरा दिया हुआ है कि सीरियल ऑर्डर ऑफ द पोलिंग स्टेशंस, दैट इज इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग कंट्रोल यूनिट यूज्ड एज पीएस नंबर 1 शुड बी गिवन टू काउंटिंग टेबल नंबर 1। जो पोलिंग बूथ है, जो पोलिंग स्टेशन है हमारा नंबर 1, वो जाएगा टेबल नंबर 1 पे। मान लिया पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है, वो जाएगा टेबल नंबर 2 पर। Extra care has to be taken to ensure this arrangement and to ensure this senior officer may be appointed to function as nodal officer। इसके लिए एक नोडल अधिकारी लगाया जाएगा जो पूरी प्रक्रिया को सुपरवाइज करेंगे। नेक्स्ट है, प्लीज टेक केयर दैट ओनली आफ्टर ऑल ईवीएम्स ऑफ ए पर्टिकुलर राउंड आर प्रॉपरली काउंटेड। Observer having done parallel counting of the two randomly selected EVMs and the round tabulation is completed and round-wise result is announced by RO and the RO has signed on part 2 of the form 17C in respect of all EVMs counted in a round as well as round-wise tabulation statement in the prescribed proforma, the EVMs for next round are brought in the counting hall after getting verbal clearance of RO and ARO। तो जब एक राउंड की पूरी काउंटिंग हो जाएगी, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको फॉर्म भी साइन हो जाएगा, तभी सेकेंड राउंड की ईवीएम अंदर लाई जाएंगी। इसी प्रकार से एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ओनली द कंट्रोल यूनिट ऑफ ईवीएम इज रिक्वायर्ड फॉर एसर्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ पोल एट द पोलिंग स्टेशन एट विच द कंट्रोल यूनिट हैज बीन यूज्ड। द बैलेट यूनिट्स मे लीव टू बी केप्ट इन स्ट्रॉन्ग रूम। जो हमें ज़रूरत पड़ती है केवल कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिज़ल्ट सेक्शन उसी में होता है। जो बैलेट यूनिट है जिसमें हम बटन दबाएं, जिसमें मतदाताओं ने, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं स्ट्रॉन्ग रूम में छोड़ी जा सकती है। अलॉन्ग विद द कंट्रोल यूनिट यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन सील्ड कवर मेंटेनिंग द रेलेवेंट अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 17C। जो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिस पे वोट डले थे, उसका बैलेट अकाउंट और मशीन का वो मैच करना चाहिए, इसको भी इंश्योर किया जाता है। जो कंट्रोल यूनिट है उसको कैसे, उसकी सील को चेक किया जाएगा। बाहर निकालने से पहले कंट्रोल यूनिट की ये सब सील चेक की जाएंगी। उसमें हमारे मतगणना के एजेंट भी होने चाहिए, अधिकारी भी होने चाहिए। उसके बाद पहले आउटर सील स्ट्रिप निकलेगी, उसके बाद इनर कवर रिजल्ट सेक्शन का निकालेंगे। और इसमें एक डायरेक्शन और दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउ विदाउट फेल द कैंडिडेट्स और देयर एजेंट्स present at the counting table also to compare such serial numbers of the paper seal and special tag and satisfy themselves that the paper seal and special tag are the same which had been fixed by the presiding officer at the polling station before the commencement of poll। तो ये एजेंट देख सकते हैं कि क्या वही सील है जो सील लगी हुई थी, कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ तो उसको वो रिपोर्ट करेंगे। रिजल्ट के बारे में कमीशन हैज फर्दर डायरेक्टेड दैट ड्यूरिंग ईच राउंड ऑफ काउंटिंग सुपरवाइजर्स विल एंश्योर दैट एट द टाइम ऑफ प्रेसिंग द रिजल्ट बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट ऑफ द ईवीएम द काउंटिंग एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर शोन द डिस्प्ले पैनल ऑफ कंट्रोल यूनिट टू देयर सेटिस्फैक्शन सो दैट they can note down the votes polled in favor of each candidate as displayed on the control unit display panel. For the purpose, the control unit may be kept lifted। कंट्रोल यूनिट को उठाकर उसको इस प्रकार से शो कर देंगे कि किस कैंडिडेट के कितने वोट आ रहे हैं। उसमें डिस्प्ले होते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट, मैं दिखाऊंगा उसका भी कि किस तरह से मशीन में आएंगे। सबसे पहले कैंडिडेट्स कितने हैं, इतने कैंडिडेट है। कैंडिडेट नंबर 1 को कितने वोट मिले हैं, 2 को कितने, 3 को कितने, ये सब डिस्प्ले होगा। टोटल वोट कितने, कंप्यूटिंग रिजल्ट है उसमें दे रखा कि सीरियल नंबर की टोटल कैंडिडेट है 6, टोटल पोल्ड वोट हैं 758, कैंडिडेट 1 को 109, ये एग्जाम्पल दी हुई है। कैंडिडेट 2 को 59, कैंडिडेट 3 को 77, इस प्रकार से ये रहेगा। रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, ये जो है फॉर्म पार्ट 2 है, फॉर्म 17C में मेंटेन करना है। जब रिजल्ट
नोट कर दिया गया। कवर ऑफ रिजल्ट सेक्शन एंड स्विच ऑफ द कंट्रोल यूनिट, जब उसमें से रिजल्ट निकल जाएगा उसको स्विच ऑफ करके फिर रख दिया जाएगा। जो रिजल्ट कंप्लीशन ऑफ पार्ट 2 रिजल्ट ऑफ काउंटिंग ऑफ फॉर्म 17C, as the votes secured by each candidate are displayed on the display panel of the control unit, the counting of supervisor should record the number of such votes separately in respect of each candidate in part 2 result of counting of form 17C। तो फॉर्म 17C जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी वोट लिखने हैं। Sufficient number of part 2 of form 17C result of counting with the names of all the contesting candidates and nota below the name of the last contesting candidate shall be pre-printed। ये फॉर्म 20 में बनेगी, फाइनल टैली बनेगी। जैसे अलग अलग कंट्रोल यूनिट है, अलग अलग जो हमारे मतदान केंद्र रहे हैं, पोलिंग बूथ की जो मशीन्स का अलग अलग कंट्रोल यूनिट से जो टोटल रिजल्ट आएगा उसका बाद में टैबुलेशन होगा और उनको मिलान किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म 20 में इसको लिखा जाएगा। इसका भी डिटेल इंस्ट्रक्शन सभी जो काउंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको बता दिए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग में भी ये सब बताया गया है। उसके बाद कंपाइलेशन होगा। आरओ शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनएक्यूरेसी और डिस्क्रिपेंसी इन दैट फॉर्म। एनी स्लैकनेस शैल बी व्यूड वेरी सीरियसली बाय ECI एंड सीवियर डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द आरओ। तो ये आरओ की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर कोई मैल फंक्शनिंग है, पता चला कोई वोटिंग मशीन में से डिस्प्ले जो हो रहा उसका रिजल्ट सेक्शन उससे वोटों का नहीं पता चल रहा या वो डिस्प्ले नहीं कर रही, तो उस मशीन को फॉर द टाइम बिंग अलग रख दिया जाएगा और ये बाद में जब सारी काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद उसे देखा जाएगा। अगर वोटों का अंतर लग रहा है कि उस मशीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो फिर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अभी मैंने बहुत सारे जो निर्देश आपको बताए हैं, उसमें एक बात और है कि नॉर्मली देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ रीकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन वोटिंग मशीन। एवरी वोट रिकॉर्डेड बाय द वोटिंग मशीन इज ए वैलिड वोट एंड नो डिस्प्यूट विल अराइज एज टू इट्स वैलिडिटी और अदरवाइज। मशीन में कोई ऐसा है नहीं कि जैसे पहले होता था पोस्टल बैलेट उसमें होगा जिसमें मोहर लगाते थे तो वहाँ कई बार इनवैलिड हो जाते थे, तो इसमें सब वोट वैलिड हैं जो भी रिकॉर्ड किया गया। काउंटिंग का एडजॉर्नमेंट। आरओ शुड प्रोसीड विद द काउंटिंग एट ईच प्लेस कंटिन्यूसली। इन केस आरओ हैव टू सस्पेंड और एडजॉर्न द काउंटिंग बिफोर इट्स कंप्लीशन फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सील अप ऑल दी वोटिंग मशीन्स। तो वैसे विशेष परिस्थिति में ही केवल रोकी जा सकती है, अन्यथा काउंटिंग एक बार शुरू हो गई तो वो नहीं रोकी जाएगी। ऑब्जर्वर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वर इसमें काउंटिंग को रुकवा भी सकता है अगर लगता है कि कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई है, उसके संज्ञान में आती है ये बात। और ऑब्जर्वर की ये कंसेंट जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करते हैं उनको सूचित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सूचित कर सकें। इसमें दिया है The power of observers to stop counting. The observers appointed by the commission under section 20B of the act have the power to direct RO to stop the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result। दोनों काम कर सकते हैं, काउंटिंग को रोक भी सकते हैं अगर डिक्लेरेशन नहीं हुआ रिजल्ट का। अगर रिजल्ट तैयार हो गया तो डिक्लेरेशन उसका रिजल्ट का भी जो उम्मीदवार घोषित करना कौन जीता ये भी रोका जा सकता है। अगर उनको लगता है इन हिज ओपिनियन ऑब्जर्वर को ये लगता है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, लार्ज नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस पे कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, तब वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। काउंटिंग ऑफिशियल्स की रैंडमाइजेशन का भी प्रावधान है। ये जो आरओ और एआरओ करेंगे, जिसमें फर्स्ट रैंडमाइजेशन है, सेकंड रैंडमाइजेशन है, थर्ड रैंडमाइजेशन है जो कर्मचारियों के बारे में है। इसी तरह जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स का मैंने बता दिया कि वो प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगेंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। काउंटिंग एजेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स, इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूँ कि आप काउंटिंग एजेंट जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना अपॉइंट कर सकते हैं और उनका जो ऑर्डर होता है, जो बैठने का ऑर्डर है, उसमें जितनी भी जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको पहली प्रेफरेंस मिलती है जो केंद्र में जो रजिस्टर्ड है। अगर कोई राज्य के लिए, कोई राज्यों के किसी विशेष राज्य में कोई रिकॉग्नाइज पार्टी है, रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसी पार्टी को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तीसरे नंबर पर जो पार्टियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उनको रखते हैं।
और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर बाद में आता है। तो इसी ऑर्डर में उनको प्रेफरेंस मिलती है, बैठाया जाता है। जो फोटो आई कार्ड हैं और बैजेज हैं ये सब दिए जाएंगे। आरओ शुड ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ काउंटिंग एजेंट्स इन फॉर्म 18, ये पहले से ही आप देंगे और उसके बाद वो जारी करेंगे। इसका सैंपल भी हमारे सभी पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों को मिलेगा कि वो किस प्रकार का होगा, ये ग्रुप पे आपके डाल दिया जाएगा। कौन कौन लोग अलाउड हैं काउंटिंग हॉल में? पर्सन्स अलाउड इन द काउंटिंग हॉल, ओनली द फॉलोइंग पर्सन्स कैन बी अलाउड इनसाइड द काउंटिंग हॉल। सबसे पहले कौन है? काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर। उसके बाद सेकंड नंबर पे पर्सन्स ऑथोराइज्ड बाय ईसीआई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, दे आर पजेसिंग अथॉरिटी लेटर ड्यूली साइंड बाय ईसीआई एंड ऑब्जर्वर्स। अगर ऐसा कोई अथॉरिटी किसको दी है तो उसको अलाउ कर देंगे आप। नंबर 3 पर है पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट लगे हुए हैं इन कनेक्शन विद इलेक्शन ड्यूटी वो वहां जा सकते हैं, लेकिन इस पब्लिक सर्वेंट में पुलिस वाले शामिल नहीं है। पुलिस केवल गेट तक ही परमिट की जाएगी, उसके अंदर परमिट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स दे आर इलेक्शन एजेंट्स एंड काउंटिंग एजेंट्स। तो ये सब है जो ऑथराइज लोग हैं, जो अधिकृत हैं, जो अंदर जा सकते हैं। इसमें दिया हुआ आरओ शुड नोट दैट एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद इलेक्शन डज नॉट इंक्लूड पुलिस ऑफिसर्स। सच ऑफिसर्स वेदर इन यूनिफॉर्म और इन प्लेन क्लोथ्स should not, as a general rule, be allowed to enter inside the counting hall without any exception, unless RO decide to call them in for the maintenance of law and order or some similar purpose. Their presence in counting hall without any compelling reason has on occasion given rise to complaints by some candidates or parties that their agents have been overawed by an unnecessary show of force. तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग ये ना कहें कि जी पुलिस द्वारा उनको आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जब आरओ या एआरओ आपको अंदर बुलाए तभी अंदर जाना है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है या कुछ और गड़बड़ हो रही है तब आपको एक्शन लेना है। RO should also note that above expression public servant on duty in connection with election does not include the minister, state minister, deputy minister of the union government or state government. They can come inside the counting hall only as candidate. कोई भी ऐसा पदाधिकारी जो मंत्री हैं, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की हैसियत से, इस हैसियत से नहीं कि वो मंत्री हैं। और ईसीआई के इंस्ट्रक्शन है कि they can't be allowed to be appointed at election agents or counting agents। ना वो इलेक्शन एजेंट बन सकते हैं ना काउंटिंग एजेंट बन सकते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा गार्ड मिले हुए हैं। अगर सुरक्षा गार्ड वो कहते हैं कि हम सुरक्षा गार्ड बाहर छोड़ देंगे तो भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। इसी तरीके से काउंटिंग के लिए सेकेंड कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर ये देनी है कंप्लीट करके, जो काउंटिंग एजेंट को देनी है वहाँ जमा करानी होगी। आगे है फिर मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड डेकोरम एट काउंटिंग सेंटर। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में मैंने बता दिया है कि काउंटिंग का कैसे रहेगा, किन किन पार्टी को, सबसे पहले रिकॉग्नाइज पार्टी नेशनल पार्टीज़ को है, फिर स्टेट पार्टीज़ को है, फिर कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टीज़ ऑफ अदर स्टेट है, उसके बाद अनरिकॉग्नाइज पार्टी लेकिन रजिस्टर्ड, और लास्ट में आ जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। So all the counting agents should keep seated near the table allotted to them and should not be allowed to move about all over the hall. They will be seated in their row in the order in which names of candidate appear in the ballot paper. ये मैंने बता दिया, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, उसी ऑर्डर में बैठेंगे जिस ऑर्डर में उनका बैलेट पेपर पे कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं। Only one person, whether the candidate himself or election agent or counting agent, should be present at a time at RO table. RO टेबल पर एक ही व्यक्ति रह सकता है, या तो इलेक्शन एजेंट हो उनका, या कैंडिडेट हो, या कोई उनका काउंटिंग एजेंट हो। तीनों एक साथ या दो एक साथ नहीं रह सकते। इफ बोथ द कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन एजेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द काउंटिंग हॉल, द एक्स्ट्रा काउंटिंग एजेंट एट आरओ टेबल देन मे बी अलाउड टू गो अराउंड एनी पार्ट ऑफ द काउंटिंग हॉल। अगर वो नहीं है, उनका इलेक्शन एजेंट नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, तो एक एडिशनल किसी इलेक्शन के जो पोलिंग का जो उनका एजेंट है उसको अलाउ किया जा सकता सब जगह जाने के लिए। RO has a reasonable doubt about the presence of any person in counting hall, he can have him searched। RO को ये पावर दी हुई है, कहीं भी किसी भी समय घूमते हुए अगर लगता कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसकी वो चेकिंग करा सकते हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा।
हमें अपने सिक्योरिटी पर्सनल सब लगाने हैं। जैसे गेट पर कोशिश करेंगे अगर हमारे पास में केंद्रीय पुलिस बल है तो आइसोलेशन कॉर्डन में उसे लगाया जाए, पीएसी है तो इनर कॉर्डन में लगा दिया जाए, सिविल पुलिस को आउटर कॉर्डन में रखा जाए। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी है। बाकी गस्टेड ऑफिसर्स के निर्देशन में ये कार्रवाई आपको करानी है। मोबाइल फ़ोन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, फिर से मैं इसको आई रीड आउट। मोबाइल टेलीफोन्स, iPad, laptop or any such electronic device which can record audio or video are not to be allowed inside the counting center. The only exceptions will be commissions observers. However, computer, laptop or mobile device which is required for official use to transmit counting data by Genesis will be allowed. RO should ensure this. तो इसके अतिरिक्त किसी को भी कोई भी मोबाइल फ़ोन आदि अलाउड नहीं है। उसके बाद है द एंटायर काउंटिंग प्रोसेस मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड, ये मैंने बता दिया। और वीडियो कवरेज सभी जगह का होना, हर स्टेज का होना काउंटिंग की, उसमें स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर ट्रांसफ़र ऑफ ईवीएम और बाद तक का ये कार्रवाई वीडियोग्राफ करानी है। ए CD containing the record of complete videography of counting process may be given by the returning officer to the candidates or their election agents free of cost on a specific demand. अगर कोई कैंडिडेट डिमांड करता है कि जी मुझे उसकी रिकॉर्डिंग की पूरी कॉपी चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग पिटीशन करते हैं फिर उसके बाद में इलेक्शन रिलेटेड, तो उसके लिए या और कानूनी कार्रवाई के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अगर उनको चाहिए तो इसको ये जिम्मेदारी है कि इसकी CD जो कंप्लीट वीडियोग्राफी की गई है काउंटिंग प्रोसेस की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मांग सकते हैं। इसमें कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट को एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर हॉल, इसके लिए बता दिया गया, तैयारी की जा रही है और ये लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। लेकिन कोविड संबंधी जो सैनिटाइजेशन की बात है, डिसइंफेक्टेंट की बात है, वो जरूर उसकी कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये लगभग सभी इंस्ट्रक्शंस मैंने बता दी हैं। इसका एक लेआउट जो मॉडल है आपका, जो काउंटिंग सेंटर्स है, मैं चाहूँगा कि सभी जनपद इसको बना लें। कहीं समस्या आती है तो मुझसे डिस्कस कर लें, जिससे कि किसी भी जगह ऐसी कोई त्रुटि ना हो कि बाद में वो काउंटिंग के दिन कोई समस्या पैदा करे। इसका जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसका लेआउट एक मॉडल भी दे रखा है जो एनेक्सर 1C और 1D में जो ECI का लेटर है इसमें दिया गया है। एक और जो कंपलसरी चीज़ है जिसको बनाया जाना है काउंटिंग सेंटर पर, क्योंकि मोबाइल हम अलाउ कर नहीं रहे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसके लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम, मीडिया सेंटर या पब्लिक कम्युनिकेशन रूम बनाया जा रहा है। और at each counting center there shall be a communication room for the officials with table, chairs, a telephone with STD, a fax, computer with printer and internet facility attached thereto. A hotline whenever possible should be provided with CEO. A senior officer should be deployed in this communication room. तो कम्युनिकेशन रूम को पूरी तरह से सुविधायुक्त रखना है जिसमें संचार के सभी साधन उपलब्ध हों। मीडिया सेंटर हैज़ टू बी सेट अप एट ईच काउंटिंग प्लेस. As far as possible, a separate room of adequate size should be used for this, and it should have all reasonable facilities like telephone, fax, etc. One senior officer, preferably from the public relation department, be exclusively designated in charge of the media center. तो मीडिया सेंटर पर ये हमारा जो जन सूचना के जो सूचना विभाग के अधिकारी हैं उनको लगा दिया जाए तो ये बेहतर होगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो इसमें दिए हुए हैं उसके बाद एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूँ, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देयर शुड बी स्मूथ फ्लो ऑफ EVM बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग रूम where polled EVMs are kept in counting halls. A proper barricading of path used for this purpose should be done so that the transportation from strong room to counting hall of an AC is not interrupted by presence of non-officials and media persons. Trespassing through the barricading by any unauthorized person should be duly eliminated. No crisscross movement across the paths of two different ACs is permissible. Next है 3-tier कॉर्डनिंग सिस्टम, जो मैंने बताया आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। 3-tier कॉर्डनिंग सिस्टम शुड बी सेट अप इन ऑल काउंटिंग प्रेमिसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन इनसाइड द काउंटिंग प्रेमिसेस. 100 meters periphery around a counting premise campus should be demarcated as pedestrian zone. 100 मीटर के बाहर ही पेडेस्ट्रियन जोन बनेगा। इसका अर्थ हुआ कि 100 मीटर तक कोई वाहन नहीं आने देना, 100 मीटर के अंदर किसी का भी वाहन नहीं आएगा जो 100 मीटर की परिधि है।
No vehicle shall be allowed within this perimeter. Proper barricading of this demarcated zone should be done and the alighting point same as the pedestrian entry point. This is first cordon of the security ring. ये पहला कॉर्डन होगा जिसका नाम है आउटर कॉर्डन. उसके बाद इसी पर आपको ध्यान देना है कि सीनियर मैजिस्ट्रेट शैल बी पोस्टेड एट द एंट्रेंस टू कंट्रोल क्राउड एंड रेगुलेट एंट्री. ये बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें क्राउड मैनेजमेंट है वो करना है बाहर. The second tier and the middle cordon will be at the gate of counting premise. This will be manned by the state armed police of the state concerned. Before allowing the entry of persons in the second cordon, proper frisking should be made by the security personnel to ensure that no prohibited items like matchbox, arms carried inside. मैंने पहले ही बताया कि इसका जो सेकंड कॉर्डन है उसको पीएसी से मैन कराइए और इस पर लगातार फ्रिस्किंग होनी चाहिए. कोई माचिस, कोई असलहा, कोई और आपत्तिजनक चीज़ें अंदर नहीं जानी चाहिए. द फ्रिस्किंग शैल बी डन बाय स्टेट पुलिस फोर्स पर्सनल. इसके लिए आपको, जैसे आप डीएफएमडी पे ड्यूटी लगाते हैं एलआईयू की या अन्य सादा वस्त्रों में, उसमें ड्यूटी लगा सकते हैं. दे शुड ऑल्सो टेल दैट मोबाइल, पैड, लैपटॉप, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज विच कैन रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो आर नॉट अलाउड इनसाइड द काउंटिंग हॉल. ये अलाउड नहीं है, पहले ही बता दिया मैंने. काउंटिंग हॉल में कोई नहीं ले जाएगा. दे विल नीड टू कीप इट इन मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन रूम. तो फिर अगर कोई ले ही आया मोबाइल तो कहाँ रखेगा? ये इसमें मीडिया सेंटर में या पब्लिक कम्युनिकेशन रूम के अंदर रखेगा. द फोर्स इज डिप्लॉयड इन सेकेंड कॉर्डन विल ऑल्सो इंश्योर दैट नो वन इज लाइटरिंग आउटसाइड द काउंटिंग हॉल. तो ये सेकेंड जो हमारा कॉर्डन है, जो इनर कॉर्डन, उसकी जिम्मेदारी भी वहाँ तक है, क्योंकि आइसोलेशन कॉर्डन वाले को, जो CAPF का आदमी होगा, वो ये देखेगा कि काउंटिंग हॉल में कोई गड़बड़ ना हो और गलत आदमी अंदर ना चला जाए. लेकिन आइसोलेशन से लेकर इनर कॉर्डन के गेट तक ये सब इनर कॉर्डन में जो स्टाफ लगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी आदमी इधर उधर टहलता हुआ, घूमता हुआ नजर ना आए. क्योंकि मैंने बताया कि काउंटिंग हॉल से एक बार शुरू हो जाएगी काउंटिंग तो उसमें किसी को भी अंदर बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी. ये मैंने वीडियोग्राफी के बारे में आपको निर्देश बता दिए हैं और इस प्रकार से जितने भी ये बातें बताई हैं, सिक्योरिटी के लिए आप पूरी एक पुख्ता व्यवस्था करेंगे. एक इसका डिटेल ऑर्डर जारी करेंगे. सभी एसपी से मैं चाहूँगा कि अपने सभी गजेटेड ऑफिसर्स को, अपने सभी कर्मचारियों को उनकी ब्रीफिंग कर दें, उनका मौके पर ले जाकर उनका डिप्लॉयमेंट करें और देखें वहाँ क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और वहाँ स्पॉट ब्रीफिंग उनकी ज़रूर कर दें. और जब भी आपके कर्मचारी जाएं, उनको पूरी तरह से, एक तो जितने निर्देश हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए. इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है. इस में आप अगर देख लेंगे तो प्रत्येक बिंदु को कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी एरिया स्पेसिफिक कुछ समस्याएं होती हैं. जब स्पॉट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. तो स्पॉट ब्रीफिंग करने का जिम्मा वहाँ के गजेटेड ऑफिसर का है, जो वहाँ का इंचार्ज है. तो प्रत्येक स्पॉट पर अपना एक प्लान बनाएंगे. वहाँ प्रत्येक कर्मचारी की नामवार ड्यूटी लगाकर उनके हस्ताक्षर न केवल रिहर्सल के दौरान कराएंगे, बल्कि जब ड्यूटी लगेगी तब भी उनकी ड्यूटी साइन कराएंगे. उनको बताएंगे कि आपकी इस पॉइंट पर ड्यूटी है और आपका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको ये जिम्मेदारियां, उसमें जो निर्देश हैं उनके बाद पुनः उनको रिपीट करेंगे. अगर किसी को कोई संशय है तो सीधे मेरे मोबाइल नंबर 9454400139 9454400139 इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर या मुझे व्हाट्सएप कर कोई भी निर्देश के बारे में यदि लगता है भ्रांति है तो उसको दूर किया जा सकता है. मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि सभी पूर्ण मनोयोग से इस ड्यूटी को करेंगे. इस महत्वपूर्ण ड्यूटी से आप सबको एक श्रेय मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरव बढ़ेगा. मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद. जय हिंद.